नेक्स्ट टॉपिक है उत्तक टिश्यू। सब पर तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सक बाइचेट ने किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टैक्सर से हुआ। टैक्सर का अर्थ बुनना होता है। उत्तक शब्द एन ग्रू ने दिया था। उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी ने की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हो उसे उत्तक टिश्यू कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे उत्तक कहा जाता है। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसे अंतःकोशिकीय स्थान कहा जाता है। इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव्य भरा रहता है जिसे अंतःकोशिकीय द्रव कहा जाता है, जिसे कॉमन रूप में सामूहिक रूप में मैट्रिक्स कहते हैं। उत्तक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पादप उत्तक प्लांट टिश्यूज एंड सेकंड, जंतु उत्तक एनिमल टिश्यूज। फर्स्ट वन इज पादप उत्तक प्लांट टिश्यूज। यह दो प्रकार का होता है, स्थायी उत्तक और सेकंड वन विभाज्योतिकी उत्तक। फर्स्ट इज स्थायी उत्तक। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। यह दो प्रकार का होता है, सरल उत्तक। इस प्रकार इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के उत्तक आते हैं। मृदु उत्तक। फर्स्ट है मृदु उत्तक। इस एक ही प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। यह पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में जड़ एवं तना पाया जाता है, जैसे आलू, मूली, शलजम। नेक्स्ट है स्थूल कोण उत्तक। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं लंबी होती हैं। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाओं के स्पर्श करने वाले सेल वॉल में सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है, जिससे सेल वॉल मोटी हो जाती है, जैसे एंजियोस्पर्म्स, आम, कटहल, जामुन, धान। यह द्विबीजपत्री डाइकोट के तना तथा पौधों के छाल एपिडर्मिस में पाया जाता है। नेक्स्ट है दृढ़ कोण उत्तक। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती हैं, जिसके किनारे नुकीले होते हैं। यह कोशिकाएं दिखने में तंतु के समान होता है। कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है, जिसके वयस्क अवस्था अडल्ट स्टेज में यह कोशिका मृत हो जाती है। यह पौधों के विभिन्न अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है। यह पत्तियों के वीनस, फलों की अवस्था तथा भित्ति बीज का आवरण का निर्माण करता है। यह बीज के कठोर कवच तथा नर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है एक्साइलम। इसे वुड भी कहते हैं। यह नलिका के समान संरचना होती है। इसका निर्माण चार प्रकार की कोशिकाओं से होता है, वेसल्स, ट्रैकाइड्स, एक्सेलम, पैरेन्चाइमा, एक्सेलम फाइबर। वेसल तथा ट्रैकाइड्स में लैंगिंग का जमाव होता है, जिसके द्वारा लनीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे एक्साइलम कहा जाता है। जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को एक्साइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है फेलियम। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यह भी नलिका के समान संरचना होती है, जो जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिलोएम, पैरेन्चिमा, फिलोएम फाइबर्स।
सीव ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिल्म के द्वारा पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है विभाज्योतिकी ऊतक। इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती हैं जिससे पौधों के शरीर का आकार बढ़ता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, शीर्ष विभाज्योतक। यह पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। अंतवेशीय विभाज्योतक। यह पौधे के अंतविषय पर पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक। यह पौधों के जड़ तथा तना के किनारे में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों के तने की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर का निर्माण 4 प्रकार के ऊतकों के द्वारा होता है जो निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, उपकला ऊतक। सेकंड, संयोजी ऊतक। थर्ड, पेशी ऊतक। फोर्थ, तंत्रिका ऊतक। फर्स्ट है उपकला ऊतक। यह शरीर के खुलिस्थों ऊपर सरफेस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जिसकी सतह खुला हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, जैसे आहार नली, फूड पाइप, त्वचा या बाहरी आवरण, श्वसन नली, वायु कोष्ठ, ग्रंथियां, अंडवाहिनी, वक्र नलिका एक्सेट्रा। संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। सिस्टामाइन स्राव कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। यह ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ऊतक के मैट्रिक्स में लसिका तथा तंतु पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। पहला, एरोलर कनेक्टिंग टिश्यू। इसके मैट्रिक्स में 2 तरह के तंतु पाए जाते हैं जिसके द्वारा 2 प्रकार के संरचनाओं का निर्माण होता है। कंडरा टेंडन। इसका निर्माण श्वेत तंतु व्हाइट फाइबर के द्वारा होता है जो कोलेजन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। यह प्रोटीन एक कठोर संरचना का निर्माण करता है जिसे टेंडन कहा जाता है। टेंडन के द्वारा हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है स्नायु। इसका निर्माण पीला तंतु के द्वारा होता है जो इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। लिगामेंट एक प्रत्यास्थ तथा लचीली संरचना होती है। लिगामेंट के द्वारा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट है कंकाल संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है जिसे ओस्टियोसाइट कहा जाता है। स्केलेटल टिश्यू बोन के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरियोस्टियम कहा जाता है। हड्डी एक छिद्रानुमा स्ट्रक्चर है। छिद्रों के द्वारा रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल्स तथा तंत्रिका हड्डी के अंदर प्रवेश करते हैं जिससे तंत्रिका आवेग तथा रक्त का बहाव होता है। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है जिसे इयोसिन प्रोटीन कहा जाता है। हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से बना होता है, इसलिए हड्डियों को कैल्शियम तथा फास्फोरस के जमा होने वाले अंग के रूप में माना जाता है। हड्डियों के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है जैसे हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क इत्यादि। हड्डियों के बीच में एक छिद्रनुमा संरचना, नलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हेवरीसियन कैनल कहते हैं। हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिसे बोन मैरो अस्थित मज्जा कहा जाता है। बोन मैरो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पीला अस्थित मज्जा।
यह लंबी हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में पाया जाता है। इसके द्वारा WBC का निर्माण किया जाता है। येलो बोन मैरो नवजात शिशुओं में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ येलो बोन मैरो की मात्रा बढ़ती जाती है। सेकंड, लाल असित मज्जा। यह बचपन में लंबी हड्डियों के बीच पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर लंबी हड्डियों के किनारों में पाया जाता है। इसके द्वारा RBC तथा प्लेटलेट्स का निर्माण किया जाता है। गर्भावस्था में बच्चों का RBC का निर्माण लीवर यकृत में होता है। उपास्थित, इसका निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है जिसे कोन्ड्रोसाइट कहा जाता है। उपास्थित के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकोन्ड्रोडियम कहते हैं। कार्टिलेज का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के द्वारा होता है जिसे कोड्रियन प्रोटीन कहा जाता है। उपास्थित में छिद्र नहीं पाया जाता, जिसके कारण रक्त तथा तंत्रिका का प्रसार नहीं पाया जाता है। रक्त वाहिनी ब्लड वेसल तथा नर्व्स के नहीं होने के कारण इसे काटने पर रक्त का स्राव तथा दर्द का एहसास नहीं होता, जैसे नाखून का अग्रभाग, कान का बाहरी भाग, हवा की नली। नेक्स्ट है वसीय ऊतक। इसका निर्माण शरीर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए होता है। वसा की बूंदों के आकार के कारण एडिपोज टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। व्हाइट एडिपोज टिश्यू, इसमें वसा की बूंदें बड़ी होती हैं। यह त्वचा के नीचे येलो बोन मैरो तथा महत्वपूर्ण अंगों के चारों तरफ पाया जाता है। सेकंड, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इसमें वसा की बूंदें छोटी होती हैं। इसे एडिपोज टिश्यू में मिटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे शरीर गर्म रहता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बच्चों को ठंड का एहसास कम होता है। तरल संयोजी ऊतक, यह द्रवावस्था में पाया जाता है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, रक्त ब्लड, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स कहा जाता है। RBC के कारण इसका रंग लाल होता है। यह पोषक तत्व, हार्मोन तथा O2 और CO2 का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का कार्य करता है। लसिका, यह बिल्कुल रक्त के समान होता है, लेकिन इसमें RBC नहीं पाया जाता। RBC के नहीं होने के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। लैम्फ में WBC बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। ब्लड तथा लैम्फ शरीर में अलग अलग बहते हैं। ब्लड जिस नली के द्वारा बहता है उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, जबकि लैम्फ के बहने वाली नली को लैम्फ वेसल्स कहते हैं। नेक्स्ट है पेशी ऊतक। इस ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है जिसे मायोसाइट कहा जाता है, इसलिए मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। इस ऊतक के द्वारा शरीर की सभी मांसपेशियां 639 निर्मित होते हैं। गुणों के आधार पर पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अरेखित अनैच्छिक चिकनी पेशी ऊतक। इस प्रकार के ऊतक में धारियां या रेखाएं नहीं पाई जाती। यह ऊतक हमारी इच्छा के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। इस प्रकार के पेशी ऊतक का सतह चिकना होता है, जैसे फूड पाइप, आहार नली, ब्लड वेसल्स। सेकंड है रेखित ऐच्छिक कंकालीय पेशी ऊतक। इस प्रकार के पेशी ऊतक में रेखीय या धारियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, यह ऊतक हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार के पेशी ऊतक हड्डियों से जुड़े होते हैं। इसमें मांसपेशी में थकान होती है, जैसे हाथ पांव की मांसपेशियां, चेहरे की मांसपेशियां। नेक्स्ट है हृदय पेशी ऊतक। यह ऊतक शाखाओं में विभाजित होते हैं। इस प्रकार के पेशी ऊतक में रैखिक और तथा अरैखिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। यह हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होता है, जैसे हृदय से संबंधित मांसपेशियां। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है, जैसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन कहलाता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। साइटोन में दानेदार संरचना पाई जाती है, जिसे निस्सल
जिसे निसल ग्रेनुल्स कहा जाता है, जिसका रंग ग्रे होता है। साइटोन का निचले वाला भाग एक्सोन कहलाता है, जिसका रंग सफ़ेद होता है। साइटोन के चारों तरफ धागोनुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे डेंड्रोन कहा जाता है। डेंड्रोन जब शाखाओं में विभाजित हो जाता है तब उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्रोन तथा डेंड्राइट्स की मदद से न्यूरॉन सूचनाओं को ग्रहण करता है, इसलिए इसे रिसेप्टर कहा जाता है। एक्सोन के ऊपर कोशिकाओं का आवरण होता है, जिसे मेडुलरी सेथ कहा जाता है। दो मेडुलरी सेथ के बीच कुछ खाली जगह होती है, उसे नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं उद्दीपन तथा चालकता में काफ़ी विकसित होती हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट, रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है रक्त डैश प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी संयोजी। नेक्स्ट है मुंह की परत डैश से बनी होती है। ऑप्शन सी पपड़ीदार उपकला। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी त्वचा। नेक्स्ट है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। ऑप्शन बी वसा। नेक्स्ट है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी संयोजी। नेक्स्ट है ऊतक क्या है। ऑप्शन डी वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। नेक्स्ट है उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी ऊतक। नेक्स्ट निम्न में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है। ऑप्शन बी दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट है डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। ऑप्शन ए संयोजी। नेक्स्ट है डैश एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी रक्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। ऑप्शन सी हड्डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन सी हड्डी। नेक्स्ट है सेक्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। ऑप्शन ए अस्थायी। नेक्स्ट है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। ऑप्शन ए अधिचर्म कोशिका। नेक्स्ट है डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऑप्शन बी एपिथीलियल। नेक्स्ट है जंतु कोशिकाओं में वक्र को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। ऑप्शन ए आयत फलकी। नेक्स्ट है हिस्टामिन स्राव कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए संयोजी ऊतकों में। नेक्स्ट है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी 3 प्रकार के। नेक्स्ट है मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। ऑप्शन सी एपिडर्मिस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ऑप्शन ए एपिडर्मिस। नेक्स्ट है अवकाशोतक डैश के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। ऑप्शन ए त्वचा और मांसपेशियां। नेक्स्ट है निम्न में से लाल संवहनी संयोजिक ऊतक है। ऑप्शन सी रुधिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण करना। नेक्स्ट है स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विभेदन। नेक्स्ट है डैश की कोशिकाएं कणों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ऑप्शन ए स्थूल कोण ऊतक। नेक्स्ट है डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ऑप्शन सी कोलेनकाइमा। नेक्स्ट है डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी उपकला। नेक्स्ट है डैश ऊतक संवहन
पुल बनाते हैं। ऑप्शन सी जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट है फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। ऑप्शन बी फ्लोएम वाहिका। नेक्स्ट है कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ऑप्शन बी स्क्लेरेन काइमा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पे पाया जाता है। ऑप्शन ए शीर्ष विभोज्य तक। नेक्स्ट है निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन सी स्क्लेरेन काइमा। नेक्स्ट है सिव ट्यूब और सह कोशिका मुख्य रूप से डैश के संरचन के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी पौधों में भोजन। नेक्स्ट है डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। ऑप्शन ए लैंगनन। नेक्स्ट है डैश के कारण स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। ऑप्शन बी लैंगिनन। नेक्स्ट है पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है। ऑप्शन बी जाइलम। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं। ऑप्शन डी जाइलम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकाएं क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन ए पेरेनकाइमा। नेक्स्ट है डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ऑप्शन सी विभोज्यतक या मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। ऑप्शन बी जाइलम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। ऑप्शन सी जाइलम। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। ऑप्शन सी जाइलम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। ऑप्शन ए जाइलम। नेक्स्ट है पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। ऑप्शन सी फ्लोएम। नेक्स्ट है एक पौधे के तने या जड़े का घेरा किस कारण बढ़ता है। ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। ऑप्शन बी पार्श्व विभोजक। नेक्स्ट है अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्षक पर पाया जाता है। ऑप्शन ए तना और जड़ें। नेक्स्ट है पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। ऑप्शन बी सी और डी से अंतवेशी विभोजतक और शीर्ष विभोजितक। नेक्स्ट है एरियोरल ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। ऑप्शन ए अंदर के आंतरिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। ऑप्शन डी कोलेन काइमा। नेक्स्ट है डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए प्रेरक होती हैं। ऑप्शन सी विभज्योतक। नेक्स्ट है कोलेन काइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। ऑप्शन सी सेलुलोज और पैक्टिन। नेक्स्ट है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन डी विभज्योतक ऊतक। नेक्स्ट है डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी पार्श्व विभज्योतक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऑप्शन सी विभज्योतक। नेक्स्ट है अंतवृषी विभोजतक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी पत्तियों के तल में। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। ऑप्शन ए स्थायी ऊतक। नेक्स्ट है पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। ऑप्शन बी जाइलम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म सहवनी
बंडल का गठन करता है? ऑप्शन बी जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट है डैश एक जटिल स्थायी उत्तक है? ऑप्शन ए जाइलम। नेक्स्ट है डैश सामान्य स्थायी उत्तक नहीं है? ऑप्शन डी जाइलम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? ऑप्शन सी स्केलरेन काइमा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? ऑप्शन ए जाइलम। नेक्स्ट है किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन सी मेरिस्टेमेटिक उत्तक। नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज और पैक्टिन से। नेक्स्ट है डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? ऑप्शन ए स्केलरेन काइमा। नेक्स्ट है किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन सी मेरिस्टेमेटिक उत्तक। नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज और पैक्टिन से। नेक्स्ट है उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? ऑप्शन ए स्केलरेन काइमा। नेक्स्ट है डैश की कोशिकाएं मृत होती हैं? ऑप्शन बी दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट है वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता? ऑप्शन सी दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट है साधारण स्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं? ऑप्शन सी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलरेनकाइमा। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है? ऑप्शन ए खाद्यों का प्रवाह। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए भोजन। नेक्स्ट है डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ उपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं? ऑप्शन डी पेरेकाइमा। नेक्स्ट है स्थायी उत्तक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट है डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन बी पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अतः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें? ऑप्शन ए मृदुतक। नेक्स्ट है डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं? इनमें घने कोशिका द्रव, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाएं होती हैं? ऑप्शन ए विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट है पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है? ऑप्शन बी फ्लोएम। नेक्स्ट है डैश एक जटिल स्थायी उत्तक है? फ्लोएम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? ऑप्शन बी जाइलम। नेक्स्ट है नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? ऑप्शन डी स्केलरेनकाइमा। नेक्स्ट है किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? ऑप्शन सी स्केलरेनकाइमेटस फाइबर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन बी सिव ट्यूब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? ऑप्शन बी विभाज्योतक उत्तक। नेक्स्ट है पौधों में लचीलापन प्रदान करने के लिए स्थायी उत्तक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। नेक्स्ट है दृढ़ उत्तक से बना होता है? ऑप्शन बी निर्जीव कोशिका। नेक्स्ट है डैश उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? ऑप्शन सी स्केलरेनकाइमा। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट है कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? ऑप्शन ए फ्लोएम। नेक्स्ट है पौधों में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है? ऑप्शन सी कोलेनकाइमा। नेक्स्ट है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है? ऑप्शन बी क्यूटिन।
नेक्स्ट है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी संवहनी ऊतक। नेक्स्ट है, पादप ऊतक मुख्य दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। ऑप्शन सी विभोजक ऊतक या स्थायी ऊतक।